आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीटेट का है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, 3-4 भी हो सकते हैं, एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं फोर्स से। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर जैसा हम पढ़ने वाले हैं, इसमें पहला हमारा फोर्स पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज बेसिकली पुश और पुल। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें फोर्स को, तो फोर्स इज बेसिकली पुश एंड पुल। पुश और पुल जो है, या आप किसी चीज को खींचिए, आप किसी चीज को धक्का दीजिए, वही क्या है? फोर्स है। लेट्स से कि आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? आप इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट? पुल। इसको हम पुल कह देंगे, हम खींच रहे हैं उस चीज को, है ना। ये ऐसे ही लिफ्टिंग करना, स्ट्रेचिंग करना, लिफ्टिंग एंड स्ट्रेचिंग बोथ आर व्हाट? ये सब आपके फोर्स है। आप एक तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। आप बहुत सारी एक्टिविटी, सुबह सो के उठते होंगे तो दरवाजा आप खोलते होंगे, वो भी आपका एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। एक ग्लास पानी पी रहे हैं, उस पर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हर जगह पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट डिपेंड क्या करता है कि उस ऑब्जेक्ट पे किस तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस सिचुएशन में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे जो पीवाईक्यू पूछा गया है। नाउ फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज अ पुश एंड पुल, जैसा हमने बताया आपको। तो इसके स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है एसआई, वो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। क्यों न्यूटन? क्योंकि न्यूटन साहब ने फोर्स के बारे में बताया था, और फोर्स की जो यूनिट उन्होंने दी वो है न्यूटन है। यहाँ पे केजी अपॉन लग गया, इसको मल्टीप्लाई बना लीजिएगा। तो केजी मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाता है? यूनिट हो जाता है न्यूटन के अलावा। नाउ फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम ए। एम ए क्या है? तो m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, एंड a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मान लीजिए आपने इस पे फोर्स F अप्लाई किया, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया एक, जिसका फोर्स है F। तो इस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने फोर्स लगाया उसमें मोशन हुआ, और जैसे ही मोशन हुआ तो इसके अंदर क्या आ गया? इसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया। तो जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। रेस्ट वाले बॉडीज में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो जैसे ही बॉडी मोशन किया उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि आपने फोर्स लगाया था। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता चलता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने इसी की बात की है, F इक्वल्स टू एम ए। नाउ फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, देखिए दो तरीके की क्वांटिटी पाई जाती है, एक स्केलर पाया जाता है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी पाया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी जो होता है, स्केलर क्वांटिटी में कहा जाता है दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली। मैग्नीट्यूड और यूनिट हो तो वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपको पाथ ए से पाथ बी पे जाना है, और आप ऐसे रास्ता बना हुआ है, रास्ता पकड़ के जा रहे हो, बीच में किसी का घर आ गया, किसी का कुछ आ गया, तो उसके वजह से रास्ता इस तरीके का बना हुआ है, तो आप इस तरीके से घूम के जाते हैं। वहीं अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं, तो आपको अभी भी पाथ ए से बी ही जाना है, जैसे हमने पीछे वाले में गए हैं ए से बी, इसमें भी आप जाएंगे, बट आप सीधे चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे? सीधे। ये मैटर नहीं करता कि बीच में एफिल टावर आ रहा है या ताजमहल आ रहा है। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता है। आप ए से बी डायरेक्ट अगर चले जाते हैं, सीधे चले जाते हैं, एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो आपका वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, क्या और डिफरेंस है? तो इसमें देखिए, स्केलर की बात करें तो आपने 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है। ठीक है, सो 10 यहां पे क्या है? 10 इज द मैग्नीट्यूड। 10 इज व्हाट? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे आपने 10 किलोमीटर चला,
बट उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला है, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, कहीं पे भी चला है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलने की वजह से अब आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है, मैग्नीट्यूड, आपके पास यूनिट आ जाता है, और उसके साथ साथ आपके पास क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या था, यहां पे आपके पास केवल मैग्नीट्यूड और यूनिट था। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या कि स्केलर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बट वहीं वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सो स्केलर और वेक्टर आपका क्लियर हुआ होगा। तो फोर्स क्यों वेक्टर है, फोर्स वेक्टर क्यों है, इसके पीछे देखिए, आप इस बॉडी पे फोर्स लगाया आपने एफ, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगा दिया एफ, ठीक है, और इसके वजह से इसका मोशन हुआ जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है। तो एक तो फोर्स लगाया आपने, दूसरा इसमें मोशन के वजह से डायरेक्शन आ गया, और फोर्स लगाया है तो मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो 10 यहां पे मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, 10 यहां पे मैग्नीट्यूड हो गया, न्यूटन जो है यहां पे यूनिट हो गया, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला है, नॉर्थ साउथ, तो इस तरीके से यहां पे हम मान लेते हैं नॉर्थ में चला है, तो इसके पास हो गया मैग्नीट्यूड, यूनिट और उसके साथ साथ डायरेक्शन, तीनों चीजें आ गई। सो ये एक फैक्टर क्वांटिटी हो जाता है। नाउ अब बात आती है कि फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। अगर आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या क्या कर सकता है। फोर्स अगर आप लगाते हैं तो कोई भी, स्टेशनरी का मतलब कि बॉडी कहां पे है, बॉडी रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अगर बॉडी रुका हुआ है तो आप उसको किस में ला सकते हो, आप उसको मोशन में ला सकते हो फोर्स अप्लाई करके। मान लीजिए एक कार रुकी हुई है और आप उस कार को पीछे से धक्का दे दे रहे हैं, ठीक है, तो कार चल जाएगी, थोड़ा सा डुगर जाएगा, अपना जगह छोड़ देगा, है ना। लेकिन अगर वहीं पे कोई भी बॉडी अगर चल रहा है तो आप उसको फोर्स लगा के रोक भी सकते हैं। मान लीजिए कार जा रही है, आप आगे से उसको, अब उतनी स्पीड में नहीं है आप, बट आप आगे से क्या कर रहे हैं, बिना चालू कार अगर चलने लगती है तो हम लोग आगे की तरफ जाके उसको रोकने का काम करते हैं। तो इस तरीके से चलती हुई ऑब्जेक्ट को आप रोक सकते हैं, कि चली हुई कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रोका जा सकता है। बच्चों का टॉय कार्स होते हैं, बच्चों के टॉयज होते हैं जो चलते रहे, मैं उसको हाथ से पकड़ लेते हैं, रुक जाता है वो, है ना। तो ऐसी चीजें, फोर्स जो है वो किसी के स्पीड को चेंज कर सकता है ना। जैसे बचपन में छोटे बच्चे ऐसा करते हुए आपको दिखेंगे कि एक बच्चा जा रहा है और पीछे से दूसरा बच्चा धक्का दे दिया उसको, तो उसकी स्पीड तुरंत बढ़ जाती है। तो स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कि इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि एक क्रिकेटर जो है वो बॉल कर रहा है और बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया, तो उसके स्पीड को चेंज कर दिया, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज किया। तो देखिए डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के, है ना। तो क्रिकेटर जो है जैसे उसने बीट किया तो उस डायरेक्शन में नहीं मारता जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही होती है, वो मारता किसी दूसरे डायरेक्शन में है, तो वहां से डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। फोर्स की वजह से शेप चेंज किया जा सकता है, ठीक है, शेप कह लीजिए या साइज कह लीजिए, दोनों लगभग एक चीज होती है, बट यहाँ पे आप शेप और साइज दोनों को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे एक आपके पास बलून है, अगर वो फिल है तो आप उसको स्पंज कर देंगे, दबा देंगे थोड़ा सा, तो वो क्या हो जाता है, उसका शेप जैसा पहले था अब वैसा नहीं रहता, शेप बन चेंज हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए हो बट हो जाता है ना। तो शेप चेंज हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाती है कुछ कंडीशंस में। तो ये रहे इफेक्ट कि आप रुकी हुई बॉडी को वो चला सकता है, चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, शेप और साइज चेंज किया जा सकता है फोर्स के थ्रू। नाउ किसी भी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई होती है तो वो कैसे होती है, तो फोर्स बॉडी पे जब अप्लाई होती है तो दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकता है बैलेंस, दूसरा हो सकता है अनबैलेंस, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस के कंडीशन में क्या, कि देखिए एक नॉर्मल बॉडी की बात करें तो यहां पे इसका कहीं सेंटर है, यहां पे, ठीक है, ये इसका सेंटर है मान लीजिए। तो सेंटर से अगर आपने इस डायरेक्शन, इधर से आपने फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया।
इधर आप फोर्स लगाए तो इधर फ्रिक्शन लगेगा दोनों बॉडी के बीच में। फ्रिक्शन कहाँ लगता है? फ्रिक्शन जो है दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में लगता है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये सरफेस है, इसके बीच में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, जिधर आप फोर्स लगाओगे उसके जस्ट पीछे 180 डिग्री पे ही क्या लग जाता है, फ्रिक्शन लग जाता है। ठीक है। सो वैसे ही एक बॉडी के नीचे सेंटर से अगर आप देखो तो सेंटर से नीचे की तरफ एक फोर्स लग जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या आप इसको वेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वेट कह सकते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग जाता है और इस ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए ये ग्राउंड जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे, ग्राउंड जो है वो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा जिसको फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। या आप इस रिएक्शन को नॉर्मल फोर्स भी कह सकते हो। रिएक्शन को आप क्या कह सकते हो? नॉर्मल फोर्स कह सकते हो। ठीक। तो एक बॉडी पे चार तरीके के फोर्स लग रहे हैं। उस बॉडी पे फोर्स आपने लगाया तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लग जाएगा, नीचे ग्रेविटी लगेगा तो ग्राउंड के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया जाएगा ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कह देंगे। तो टोटल ये चार फोर्स हो जाते हैं। नाउ बात आती है कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर सारे फोर्सेस जो है उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए, किसी बॉडी पे जीरो हो जाए, रिजल्टेंट उसका जीरो हो जाए, यानी बॉडी जो है ये रखा हुआ है, ग्रेविटी जो है वो रिएक्शन के या नॉर्मल फोर्स के बराबर हो जाए। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए, यानी इन सब का सम जो है क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर क्या है, एक बैलेंस फोर्स है ना। मान लीजिए एक रस्सी है, उधर से चार और इधर से चार इक्वल फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो क्या वो उधर या इधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, दोनों एक जगह पे रुके रहेंगे, दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई होता रहेगा। लेकिन वहीं पे एक साइड ज्यादा ताकतवर लोग हैं, एक साइड थोड़े कमजोर लोग हैं, चार चार दोनों साइड फिर रख लीजिए, बट एक कमजोर और एक ताकतवर होगा, तो जिधर ताकतवर है उस साइड में रस्सी चली जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको अनबैलेंस फोर्स देखने को मिलेगा। और दोनों साइड अगर बराबर फोर्स लग रहे हैं तो वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे रह जाएगा, वो रस्सी जो है वो एक पॉइंट पे ही रुक जाएगा, दोनों साइड से वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप बैलेंस फोर्स बोल देंगे। अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि बॉडी के ऊपर एक तो आप फोर्स लगाते हो जिससे आप पुश करते हो। ठीक है। जैसे ही आप उसको पुश करोगे तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाएगा, नीचे ग्रेविटी लगेगी तो ऊपर आपको एक ग्राउंड के द्वारा रिएक्शन लगा दिया जाएगा, है ना। तो टोटल चार तरीके के फोर्स उस पर लगेंगे। वैसे ही अनबैलेंस की बात की कि जो टोटल ओवरऑल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो क्या हो जाए, जीरो ना हो। नेट फोर्स जीरो ना हो तो उस कंडीशन में आपको जो फोर्स मिलेगा उसको हम फोर्स अनबैलेंस फोर्स या अनबैलेंस कह देंगे। ठीक है। इस पे फिर से वही चार फोर्सेस के बारे में हमने बोला है। ठीक। नाउ अब आती है एक्चुअल बात कि टाइप ऑफ फोर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए फोर्स जो बेसिकली हैं वो सिर्फ दो तरीके के होते हैं। ठीक है। एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्स के सिर्फ दो ही टाइप हैं। ठीक है। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें दो सरफेस क्या हो जाए, सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो वो फोर्स लगेगा। ठीक है। यहां पे सरफेस और सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सरफेस और सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएंगे और यहां पे कांटेक्ट में आएंगे। ठीक। जैसे मस्कुलर फोर्स, कभी आपने दरवाजे को खोला, आप अपने हाथों का यूज करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वहां पे भी दो सरफेस आते हैं। ड्रैग फोर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ड्रैग फोर्स में भी दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं। नॉन कांटेक्ट की बात करें तो पहला आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ये टोटल तीन इधर भी हम बात करने वाले हैं और तीन इसमें भी। नाउ फर्स्ट आ जाता है हमारा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जिसमें हम अपने बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, जैसे हैंड, फिंगर्स, लेग, किसी भी पार्ट के बॉडी पार्ट का यूज कर लेते हैं। लेग का यूज करते हैं जैसे फुटबॉल को आप किक करते हैं, है ना। तो इस तरीके के फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स को मस्कुलर फोर्स या फिर आप अप्लाइड फोर्स, किताब में आपको
बुक्स में या क्वेश्चंस में आपको अप्लाइड फोर्स भी बोल सकता है, तो इसी को मस्कुलर फोर्स को ही अप्लाइड फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी एक फोर्स है, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, ऐसा ही यूनिट इसका भी न्यूटन ही होगा। फोर्स है तो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, तो वेक्टर होगा। शुरू में हमने बात किया, कोई जितने भी फोर्स आगे वर्ड लग गए हैं, चाहे उसके टाइप हो या कोई भी हो, सब की यूनिट न्यूटन, और सब के सब जो है वो क्या होंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी होंगे, है ना। जैसे आप दरवाजे को खोलना या पुश करना, पुल करना, ठीक है, आप किसी बाल्टी को उठाते हैं, बाल्टी को उठाते हैं, भरी हुई पानी भरा हुआ है एक बाल्टी में, उसको उठाते हैं, तो आप मसल पावर का यूज कर रहे हैं, यानी आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगला है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स होता है जो मोशन को रोकने का काम करता है। क्या करता है, रजिस्ट द मोशन। ठीक है, तो देखिए दो तरीके के मोशन होते हैं, एक स्लाइडिंग मोशन या फिर रोलिंग मोशन। मोशन दो तरीके का होगा, तो ऐसे मोशन को रोकने का काम कौन करेगा, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स करता है। जैसे एक छोटा सा बॉल ले लीजिए, उस बॉल को अगर आप ऐसे करके एक बार छोड़ देते हैं, एक बार आप उसको फेंक देते हैं अपने हाथ से, दोबारा उस बॉल को हिट नहीं करते हैं, तो वो बॉल एक बार चलता हुआ जाएगा और एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। बॉल यहां से ऐसे चलता हुआ गया और यहां पे आके रुक गया। तो इस कंडीशन में हुआ क्या कि बॉल आगे की तरफ जा रहा था और इसके बीच में क्या लगा, इसके बीच में इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा दोनों के बीच में, तो इसके वजह से ये क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, बॉल जाके एक टाइम पे फोर्स कम हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया, बॉल अपने आप वहां पे क्या हो गया, जाके रुक गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से दिखाते हैं और फोर्स को कैपिटल एफ से दिखाते हैं, जैसा हर जगह आप देखे होंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसमें दो तीन तरीके के फ्रिक्शन पाए जाते हैं। पहला जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीसरा हमारे पास आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो टोटल तीन तरीके के फोर्स फ्रिक्शन हमारे पास होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ये जो है रेस्ट बॉडी के लिए है, यानी रुकी हुई बॉडी के लिए है, और ये दोनों मोशन कर रहे हुए बॉडी के लिए हैं। अगला हमारा जो वीडियो होगा वो हम लोग पूरा का पूरा फ्रिक्शन को कवर करेंगे और पीवाईक्यूज करेंगे फ्रिक्शन का। ठीक है, नाउ अगले टाइप पे चलते हैं हम लोग। ये आ गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको कहते, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कह रहे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डेवलप बाय अ बॉडी ड्यू टू द चार्ज। किसके द्वारा, तो चार्ज के द्वारा अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अगर डेवलप होता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बचपन में एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने भी किया होगा और बच्चे करते ही रहते हैं, आपने देखा होगा। छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स ले लीजिए और उसको आप स्प्रिंकल कर दीजिए किसी टेबल पे, है ना। फिर आप कंघी या स्केल को बाल में खूब रब करेंगे, सूखे बाल में, और उसको चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगा। होता क्या है, मान लीजिए वो स्केल और रूलर ये है ना। इसमें हमने क्या किया, ये इसको रब किया तो इसका आगे वाला छोटा पोर्शन क्या हो गया, गर्म हो गया। तो हमारे हेयर से कुछ चार्जेस इसमें क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, और ये चार्जेस जो हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन शो कराएंगे। इस वजह से उस पेपर को क्या कर पाता है, वो अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है। बट ये जो होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया एक तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक वर्ड का मतलब हो गया एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन रुके हुए हैं। इसीलिए वो स्केल जो है आप इधर पकड़े होते हो, फिर भी वो चार्जेस आपको हिट नहीं करते हैं, आपको झटका नहीं लगता है, आपको करंट नहीं लगता है, यानी कि वो मोशन नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इतना ही दूर रह जाते हैं और वो अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करते हैं केवल।
तो ऐसे जो फोर्स, वो जो फोर्स चार्ज डेवलप होने के बाद लगा जिसकी वजह से पेपर अट्रैक्ट हुआ, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स है तो यूनिट इसका फिर से क्या हो जाएगा, तो यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। नाउ बात आ जाती है मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो देखिए यहां पे हमने आपको ये दिखा रखा है, ये जो है वो एक मैग्नेटिक फोर्स है। क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मैग्नेट है और ये जो है कुछ आयरन स्प्रिंकल्स हैं। क्या है, आयरन है, लोहे हैं। तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उस लोहे को बिना उसके कांटेक्ट में आए उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके का उस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो मैग्नेट जो है वो मैग्नेट खुद के मैग्नेट के ऊपर भी लगाता है। देखिए मैग्नेट खुद के ऊपर भी लगाता है ईच अदर एज वेल एज मेटल्स लाइक आयरन निकल कोबाल्ट। आयरन निकल कोबाल्ट जो आए होते हैं, जो लोहे के गुण, लोहे के अंदर जो क्वालिटी होती है, लोहा मैग्नेट से चिपक जाता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको कुछ दूर से ही उसको खींच लेगा। एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, और दूसरा कि ये जो है इसके अंदर दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल पाया जाता है। और उस पोल की खासियत क्या होती है कि अगर नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ और नॉर्थ है, या फिर साउथ और साउथ है, साउथ और साउथ है, तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अनलाइक पोल है, यानी कि एक नॉर्थ है और एक साउथ है, या फिर एक साउथ है और दूसरा नॉर्थ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। तो रिपल्सन और अट्रैक्शन दो क्वालिटी देखने को मिलती है एक मैग्नेट के अंदर, और उसमें दो पोल होते हैं और वो इस बिहेवियर को शो करते हैं ना। अगला आता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो देखिए जो फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, किसी भी चीज को अर्थ अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कह देते हैं, और या फिर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ग्रेविटी कह सकते हैं। मान लीजिए ये बॉल है जो आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो ये जो बॉल आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ये बॉल नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि अर्थ उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, खींच के उसको कहां लाना चाह रहा है, तो अर्थ उसको खींच के लाना चाह रहा है अपने सेंटर पे, लेकिन वो सेंटर पे ला नहीं पाता है। ठीक है, अपने सेंटर पे लाने की कोशिश कर रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए सेंटर के पास लाने की कोशिश करता है बट ला नहीं पाता है, बॉल यहीं आके रुक जाएगा, क्योंकि वो सरफेस पे आके सरफेस के अंदर जाना बॉल के लिए पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स F इज इक्वल्स टू ma। ए क्या था, ए था एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी था। क्या था, ऑन द सरफेस, क्या था, मूविंग बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी ऑफ मूविंग बॉडी ऑन अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, या कह लीजिए ऑन सरफेस, ऑन दी सरफेस। ठीक है, लेकिन वही एक्सेलरेशन ग्रेविटी बन जाता है जब वो सरफेस पे नहीं होता है। इट मींस जब हवा में होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, तो उस कंडीशन में ए जी बन जाता है, और जब वो अर्थ सरफेस पे चलेगा तो वो ए रहेगा, है ना। तो वही एम ए के जगह पे क्या बन गया, एम जी बन गया। तो F इक्वल्स टू एम जी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। यहां से आप G इक्वल्स टू एफ अपॉन एम करके फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। वैसे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू। एक और होता है, ये ग्रेविटी था, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो बॉडी के बीच में ही लगता है ना। एक बॉडी अपने सरफेस की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दूसरी बॉडी अपने सरफेस की तरफ दूसरे बॉडी को खींचने की कोशिश करेगा। होता क्या है उस कंडीशन में, दोनों बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं d। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से वो बॉडी है, और वो दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, जिसके वजह से रिवॉल्यूशन होता है।
क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है, सीजन चेंज होते हैं, जिसके वजह से इलेप्शन होता है ना, इलेप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेशन होता है, तो इलेप्शन भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक, नाउ अगला बात करते हैं हम लोग प्रेशर के ऊपर। हमारा फोर्स कंप्लीट हुआ, अभी तक हम लोगों ने फोर्स के ऊपर सारे डिस्कशन कर लिए। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को दबाव, दाब बोलते हैं, दाब। ठीक है, क्या है ये, तो प्रेशर जो है बेसिकली ये फोर्स किसी एरिया पे लगाया जा रहा है वो होता है। मान लीजिए आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और वो इस एरिया पे आपने लगाया है, इस एरिया पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी P इक्वल्स टू F अपॉन ए, है ना। तो प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज नोन एज प्रेशर। उसी को आप थ्रस्ट भी कहते हैं, प्रेशर का दूसरा नाम थ्रस्ट है। ठीक है, इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको पास्कल कह सकते हैं। पास्कल को PA से दिखाया जाता है। एक साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। देखिए अब दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पहला प्रेशर डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर और दूसरा एरिया के ऊपर। जरा ध्यान से समझिए इस चीज को, क्वेश्चन इसी के रिलेशन से पूछता है। अगर आपने एक पतला कांटी लिया, वो दीवार में आप लगा रहे हैं, तो वो कांटी दीवार के अंदर चला जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूं एक मोटा सा आयरन रॉड ले लीजिए और उसको दीवार पे आप मारिए, तो वो दीवार के अंदर नहीं जाएगा बल्कि ईंटा तोड़ देगा पूरा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने एरिया क्या किया, कांटी जो है वो कम एरिया में जा रहा है, कम एरिया कम जगह पे जा रहा है, बट वो आयरन रॉड जो है वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। और जब ज्यादा एरिया कवर करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो उस कंडीशन में फोर्स आपका कम हो जाता है। ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से देखिए कैसे, तो यहां पे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, बट प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब प्रेशर के जस्ट सामने वाला क्या है, प्रेशर के जस्ट सामने कौन है, तो फोर्स है। प्रेशर के अपॉन में कौन है, एरिया। तो जस्ट सामने वाले को डायरेक्टली बोल देंगे और अपॉन वाले को आप इनवर्सली बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया घटेगा। इट मींस आपने अगर फोर्स ज्यादा लगाया, फोर्स ज्यादा लगाया तो एरिया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर फोर्स ज्यादा लगाया तो प्रेशर बढ़ गया, जब प्रेशर बढ़ा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। नाउ दूसरी कंडीशन देखिए, आपने फोर्स कम कर दिया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर जैसे ही कम हुआ एरिया बढ़ जाएगा। यही कंडीशन हो रहा है एक बड़ा वाला जो रॉड लेके आप दीवार में लगा रहे हैं उसके साथ। अगर आपने ज्यादा मोटा रॉड ले लिया, एरिया ज्यादा कर दिया, तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। इट मींस फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप उस पर फोर्स लगाते रहिए, फोर्स कम हो जाएगा। और वहीं कांटी के साथ क्या हो रहा है, एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा इट मींस फोर्स आपका फोर्स बढ़ गया। थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो वो कांटी अंदर चला जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीजें कि फोर्स और प्रेशर जो है वो फोर्स और सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। नाउ देखो फ्लूइड क्या है, फ्लूइड बेसिकली जो इजीली फ्लो करे, इजीली फ्लो करने वाला सब्सटेंस जो होता है उसको हम फ्लूइड कह देते हैं। ठीक है, जैसे गैस, एयर या फिर गैस या फिर लिक्विड। गैस और लिक्विड जो है ये इजीली फ्लो करने वाले सब्सटेंस हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, फ्लूइड कह देंगे। ठीक है, फ्लूइड प्रेशर जो है इसको भी प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया से ही मेजर किया जाएगा।
इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही फ्लूइड प्रेशर है। नाउ बियॉन्ड सी की बात आती है। मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमने वाटर फिलअप कर दिया, ठीक है। वाटर फिलअप कर देने के वजह से अब इसके अंदर वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बियॉन्ड क्या होता है, बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, या अपथ्रस्ट क्या होता है, उसको समझेंगे। लेट से एक आप ब्रिक्स ले रही है, ईंटा ले लेते हैं हम, और इसमें इसको सबमर्ज कराते हैं, डुबाते हैं, है ना। तो जब भी आप इसको डुबाने की कोशिश करोगे तो उस कंडीशन में एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, या बियॉन्सी आप कह दीजिए, या आप उसको अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हैं। नाउ ये जो लिक्विड है, लेट से मान लीजिए एक छोटा सा बॉल इसके अंदर हम डाल देते हैं, तो ये लिक्विड अपने चारों तरफ से इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से हर डायरेक्शन से फोर्स लगाता है, ठीक है। सो ये लिक्विड जो है, लिक्विड या फिर एयर जो गैस है, लिक्विड और गैस चारों तरफ से यानी कि हर डायरेक्शन से वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सो बियॉन्ड फोर्स जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। इन दोनों टॉपिक को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप ब्रिक्स को, ईंटे को उस कंटेनर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस कंटेनर के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जैसे जैसे नीचे आप जाएंगे, जैसे जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे ही प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट मींस बियॉन्ड फोर्स जो है, अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट, या फिर आप मैं बियॉन्ड बोल दूं तो अच्छा है, बियॉन्ड फोर्स भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वॉल्यूम, जैसे जैसे आप डुबाते जाओगे, वैसे वैसे नीचे से फोर्स, अपवर्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स जो है वो बढ़ता जाता है, वो उसको धक्का देता जाएगा ऊपर। नाउ दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यहां पे हम लोग तीन चीजें ले लेते हैं। एक ग्राउंडनट ऑयल ले लीजिए, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाटर ले लेते हैं, वाटर, और तीसरा ग्लिसरीन ले लेते हैं। ग्लिसरीन, ग्राउंडनट ऑयल की जो डेंसिटी होती है वो लेस देन वाटर होती है। अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो लेस देन 1 होती है, और इसकी ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। सो इसमें बियॉन्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्राउंडनट ऑयल में सबसे कम बियॉन्ड फोर्स देखने को मिलेगा, बहुत कम बियॉन्ड फोर्स देखने को मिलेगा। उससे ज्यादा बियॉन्ड फोर्स आपको वाटर में देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा आपको बियॉन्ड फोर्स देखने को मिलेगा ग्लिसरीन में। यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बियॉन्ड फोर्स भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। नाउ डेंसिटी की बात अगर आ रही है तो मैं डेंसिटी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जैसे अगर इस सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा, इन दोनों का रेशियो डेंसिटी कहलाता है। इजी लैंग्वेज में यहां पे देखिए वॉल्यूम, एक एरर है, वॉल्यूम होगा। अगर डेंसिटी को और इजी वे में समझना है तो आप ऐसा कह लीजिए कि किसी का लेयर जो है वो बहुत मोटा होगा, किसी का लेयर उससे पतला होगा, ठीक है, किसी का लेयर उससे भी पतला होगा, ठीक। तो ये जो तीन तरीके के लेयर्स दिख रहे हैं, मोटा, पतला और सबसे पतला, तो जो सबसे मोटा है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है ग्लिसरीन की। उसके बाद आपको वाटर देखने को मिलेगा, और फिर आपका ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। तो ग्राउंडनट ऑयल जो है सबसे पतला हो जाता है, वाटर उससे ज्यादा मोटा लेयर होगा उसका, और सबसे ज्यादा मोटा लेयर ग्लिसरीन का देखने को मिलेगा। एसआई यूनिट की बात करें तो किलोमीटर पर मीटर क्यूब हो जाता है,
किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट हो जाती है। ठीक है, सो हमारे सारे टॉपिक अब फिनिश हो गए। अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द मैनर इट इज अप्लाइड। कौन किस तरीके से अप्लाई होता है उसके बिहाफ पे हमें पता करना है। यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक क्या है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो अगर आप यहां से ऑड वन आउट करना चाहो तो हम फ्रिक्शन को क्या करेंगे, यहां से हटा सकते हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, सो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ द वुड इज लेइंग एट द रेस्ट ऑन द टेबल। देखो क्या इन्होंने कहा, रेस्ट, इस वर्ड पे ध्यान देने की जरूरत है। रेस्ट, टेबल पे वो रेस्ट पे है। ठीक है, टेबल है, उस टेबल पे एक ब्लॉक है जो किसमें है, रेस्ट में है। रेस्ट में होने की वजह से यहां पे मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हाट कैन बी सेड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसको लेके आप क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है, जब बॉडी में मोशन होता है। तो जब बॉडी में मोशन है नहीं, रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नहीं भाई, रेस्ट पे है तो फिर भी तो इसके नीचे mg लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लग रहा है। सो यहां पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ये नहीं कह सकते। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है देयर इज द पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्या पेयर, पेयर का मतलब हो गया दो, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, नॉर्मल और ग्रेविटी तो एक्ट कर रहा है ना। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फोर्थ भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स कैसा होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बोथ बी एंड सी, तो देखो बी और सी दोनों नॉन कॉन्टैक्ट हैं, तो दोनों नॉन कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज फिनोमिना कांट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे हम इनमें से किस फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। क्या है, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो मोशन होता है प्लैनेट्स का, क्या वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। यस, ग्रेविटी क्या कहता है कि जब ग्रेविटी दो बॉडी आपस में एक दूसरे को खींचने का काम करता है ना, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो दो बॉडी यहाँ पे पुल आउट करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं, जिसकी वजह से ये मोशन होता है। ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, जब ये दो, एक उसको खींच रहा है, उसको खींच रहा है, तो समुद्र में टाइड्स बनता हुआ आपको दिखेगा, तो वो भी ग्रेविटेशन की वजह से होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी हमने बोला कि ग्रेविटी जी जो है, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू mg, तो हम यहां से ग्रेविटी से मास वेट जो है वो निकाल सकते हैं। ऑकरेंस ऑफ इलिप्स, ये वाला ऑप्शन हम जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस। हमको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिसके बेसिस पे हमें कह रहे हैं दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं इनमें से, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, सो यहां पे बी, डी और ई जो है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो थर्ड ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लेइंग रेस्ट ऑन द टेबल। फिर से ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके का क्वेश्चन पीछे भी था, बट कंडीशंस वहां पे अलग थे। टेबल पे एक ब्लॉक है, फिर से वो रेस्ट पे रखा हुआ है। किस पे है, रेस्ट पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा केवल, नहीं, केवल तो ग्रेविटेशनल नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल एंड नॉर्मल फोर्स, यस ग्रेविटेशनल तो लगेगा नीचे mg,
और उसको नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स। कह रहे हैं स्टैटिक नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन तो तब लगता है ना जब बॉडी रेस्ट में ना हो, है ना, रेस्ट में ना उसको मोशन में लाने की आप कोशिश कर रहे हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं, तो इसमें आपका हो जाता है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नाउ फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 3 के बेसिस पे आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला कह रहे हैं तो एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट यूनिट फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिट फोर्स लगाता है, यूनिट फोर्स कौन लगाता है? तो भाई यहां पे देखो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो यहां से आपके ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए ग्रेविटी। क्या आ जाना चाहिए? ग्रेविटी। ठीक है, सो पहला कंडीशन ग्रेविटी को लेके है। दूसरा सेकंड में कह रहे हैं तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, इसकी बात कर रहे हैं। और तीसरा नॉन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन तो आपका वैसे ही हट जाता है क्योंकि पहला ग्रेविटी पे बात किया है और पहला यहाँ पे प्रेशर दे दिया, तो ये गलत हो गया। फिर बचा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में ग्रेविटी दे रखा है। दूसरा प्रेशर पे होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन भी आप हटा दीजिए क्योंकि दूसरे पे फ्रिक्शन दिया है। दूसरा और तीसरा प्रेशर दे रखा है। तीसरे पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए, फ्रिक्शन नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होता, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत बताया गया है? कह रहा फोर्स हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स स्टार्टिंग में ही बात किया था तो फोर्स क्या था? वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, सो पहला तो सही है। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉजेस चेंज इन इट्स शेप। फोर्स क्या शेप को चेंज कर सकता है? यस, फोर्स जो है वो शेप को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने पढ़ा है, बिना कांटेक्ट में आए लग जाता है। फोर्स इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट पुश इट। क्या हम जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तभी फोर्स लगता है? नहीं, नॉन कांटेक्ट में बिना ऑब्जेक्ट को पुश किए ही फोर्स लग रहा था। तो फोर्स ऑप्शन इसका क्या है? सही है, क्योंकि ये गलत बातें बताई गई हैं फोर्स को लेके। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज करेक्ट। ग्रेविटेशन के बारे में कौन सा बात यहाँ पे सही कहा गया है? ग्रेविटेशन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये बात सही है। ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स को शो करता है? नहीं, अट्रैक्शन तो शो करता है बट रिपल्सन शो नहीं करता, है ना। ग्रेविटेशन सिर्फ खींचने का काम करता है। नाउ थर्ड ऑप्शन दिया है इट इज अ यूनिक फोर्स विच कैन ओनली, नहीं ये बात यहाँ पे गलत लिख दिया। ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट ग्रेविटी मून के द्वारा या अदर प्लैनेट्स के द्वारा भी लगाया जाता है। मून के द्वारा 1/6 ऑफ अर्थ लगाया जाता है ना, 1/6 ऑफ अर्थ हो जाता है ग्रेविटी मून पे जाने के बाद, इसीलिए हम वहां स्टेबल अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? गलत बोल दिया गया। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, नो स्ट्रॉन्ग फोर्स तो नहीं है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में ग्रेविटेशन को नहीं रखेंगे, सो इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। नाउ अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। हाँ, असेशन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए कह रहे देयर इज अ नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार। रुकी हुई कार पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है, तो ये बात तो सही है, कोई भी इसमें फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा क्योंकि वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है ना। फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग ओनली ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स केवल मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है। नहीं, मूविंग ऑब्जेक्ट पे केवल लगता है ये कहना तो गलत होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में आने की स्थिति में है, मोशन में नहीं है, आना चाहता है मोशन में, उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ना। स्टेशनरी पे तो फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है, स्टेशनरी का मतलब कंप्लीटली रुका हुआ है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा। लेकिन केवल मूविंग ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स फ्रिक्शन लगे, आप फोर्स लगाओ और फ्रिक्शन आए, ऐसा नहीं है। रुकी हुई ऑब्जेक्ट पे भी अगर आप फोर्स लगाते हो और उसके बाद भी मोशन नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा किसी कार को धक्का दे, तो क्या उसने फोर्स नहीं लगाया? फोर्स लगाया, फ्रिक्शन वहां भी फ्रिक्शन लगा, उस कंडीशन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट वाला तो सही है, बट फर्स्ट वाले का
करेक्ट रीजन सेकंड वाला नहीं है, तो इसके वजह से आंसर जो है इसका फर्स्ट में क्या रखा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लेइंग एट द रेस्ट ऑन द सरफेस, किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा है, रेस्ट में है, इट मींस उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू कंक्लूड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन देख के आप कंक्लूजन आपका क्या निकलेगा उसको आपको बताना है अपने कंक्लूजन को। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा भाई, यहाँ पे नीचे आप mg लग रहा, ऊपर नॉर्मल। बार बार हम लोगों के पास ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, है ना। नॉर्मल, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। अब पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स तो लग रहा है, मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स, मल्टीपल नहीं लग रहा, केवल पेयर लग रहा है, तो बी, ओनली बी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, और उसके भी पीवाईक्यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।